भारतीय राज्य व्यवस्था। पहला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि? इसका उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न है कि मिलान करें। संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संघ सूची में 97 प्रविष्टियां हैं, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शामिल हैं। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहले सार्वभौमिक, उसके बाद समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद प्रजातांत्रिक शब्द है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में है कितने अनुच्छेद? तो 395 अनुच्छेद है भारतीय संविधान में। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 400 से अधिक आर्टिकल्स अनुच्छेद हैं। अब जो है आगे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है जोड़ जाड़ करके, लेकिन मूल रूप से 395 अनुच्छेद है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि 7 नंबर का प्रश्न है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। 10वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? यह जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) को के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार व्यक्ति का अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार विकल्प ए और सी दोनों सही है, इसलिए इसमें स्टार दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 नंबर का भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और 3 नंबर का अल्पसंख्यकों के अधिकार। यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को यह अधिकार नहीं दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 समान कार्य के लिए समान वेतन और 2 समान नागरिक संहिता। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि 9 नंबर का, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 19(1) अनुसार जो है निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 16वां नंबर का प्रश्न है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो ये जो है 12वां क्रम है। 13वां प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 17वां प्रश्न है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। 14वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। 18वां प्रश्न है कि श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है? कौन सा क्रम का है? तो 12वां है। 15वां है कि यदि राष्ट्रपति एवं उस पद के पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो यह होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद 19वां प्रश्न की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री होता है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो यह रखता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अटॉर्नी जनरल। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? समाप्त होने का विषय नहीं है, यह जो है
अनवरत रूप से चलता रहता है। किसवां प्रश्न है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ऑप्शन सी, महान्यायवादी। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राज्यसभा। अब आगे बढ़ते हैं, 22वां प्रश्न है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह के लिए अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब 26वां प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। 23वां प्रश्न है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट उत्तर, यानी कि राज्यसभा में 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? तो ऑप्शन बी लोकसभा के स्पीकर को। 28वां प्रश्न है कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत में सुनवाई कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि लेखा अनुदान बना है किसके लिए? तो बजट पारित लंबित होने का निधि आवंटन हेतु। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? तो राष्ट्रपति को करता है। अब अगला प्रश्न है कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। ऑप्शन सी, यानी कि 61वें संविधान संशोधन 1989 से। 34वां प्रश्न है कि भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है, किसका है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है कि आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई थी? तो ऑप्शन सी 61वें संशोधन द्वारा। 35वां प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शन ए 352 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो यह जो है 18 है, लेकिन अभी तो 22 है, लेकिन उस समय 18 ही था। 42वां है कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी? तो ऑप्शन बी पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की। 39वां है CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, प्रशासनिक प्राधिकरण है एक। 40वां है कि निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन सी बड़े देशों के लिए आदर्श, यह जो है सही नहीं है। 44वां प्रश्न है भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल ऑप्शन डी प्रशासनिक प्राधिकारी हैं। 41वां है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? यह की थी बलवंत राय मेहता ने। अगला प्रश्न है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी हो गई है? तो 1200। 50वां है कि भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1947 में कहाँ हुई थी? तो बेंगलुरु में हुई थी। 40वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन ए जर्मनी नहीं है। कारण है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में की गई थी। 47वां प्रश्न कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन जुड़ा हुआ है, किससे है जुड़ा हुआ? तो बी नंबर मानव अधिकारों के संरक्षण से। 52वां कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो न्यू चाइना न्यू एजेंसी। 53वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस तो यह मनाया जाता है ऑप्शन बी 26 नवंबर को। 57वां प्रश्न कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है? ऑप्शन डी हम भारत के लोक शब्दों से। 54वां प्रश्न कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था? ए नंबर संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। 58वां प्रश्न कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि? ऑप्शन सी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। 55वां प्रश्न कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन डी सार्वभौमिक संपन्नता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र।
59वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो इसकी प्रकृति ऑप्शन डी है, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। 56वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी, एक सार्वभौम सामाजिक वादी धर्मनिरपेक्षता प्रजातांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न है 60 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है ऑप्शन डी दल बदल विरोधी कानून से। 64वां प्रश्न की विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? जिसका मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। 61वां प्रश्न की भूमि सुधार डाइजेस्ट के विषय के अंतर्गत है? तो ऑप्शन सी राज्य सूची के अंतर्गत है। 62वां प्रश्न की भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो ऑप्शन डी भारतीय बैंक में धन जमा करके, बाकी जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग में के सम्मेलन द्वारा। 65वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 66वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35 तक में। 70वां प्रश्न है कि एक कल्याणकारी राज्य का ये आदर्श वर्णित है क्या है? कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। 67वां प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। 71वां कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। 68वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो जो है संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है 72वां प्रश्न की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। 69वां प्रश्न निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा को। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 77वां है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो अनुच्छेद 53(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार अनुसार एक संक्रमणकारी या हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा होता था। विकल्प बी और सी दोनों सही है, इसलिए स्टार दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य के नाम से। 78वां है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है कहां पर? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। 75वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना। 79वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन डी संसद द्वारा। 76वां की राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, इसका उत्तर ऑप्शन बी दिया हुआ है कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है। तो राष्ट्रपति जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा होता है। अब आगे बढ़ते अगला प्रश्न, भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति है। 85वां है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। ऑप्शन बी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का। 81वां प्रश्न, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव। 86वां है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है प्राप्त है कि वह जो है ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। 82वां प्रश्न कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों किसमें निहित किया गया है? तो ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति में। 87वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बिहार से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 83वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर सकता है? ऑप्शन डी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, यानी कि हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन सी असत्य है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति कौन है? तो ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति होता है। 54वें नंबर का प्रश्न, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो ऑप्शन ई सही है, यानी कि चारों जो है सही नहीं है। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका पर जवाबदेही नहीं होता है, अतः विकल्प भी सही है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर, केवल लोकसभा के प्रति।
95 नंबर का प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है, तो ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। 92 नंबर का प्रश्न, मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है, ये चारों में से जो है कोई उत्तर सही नहीं है। 96 नंबर का प्रश्न है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है अनुच्छेद 352 में। 93 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका डैश 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 के अधीन रहकर कार्य करती है, तो ऑप्शन बी विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। अगला प्रश्न है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, तो ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल। 101वां प्रश्न है कि लोकसभा का नेता कौन है, तो ऑप्शन बी प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का नेता होता है। 98 नंबर का प्रश्न कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होता है, तो ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। 99 नंबर का प्रश्न है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा एडवोकेट जनरल परामर्श देता है। 100वां प्रश्न है कि आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था, तो ऑप्शन सी 1956 में जो है भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। 101वां प्रश्न है लोकसभा का नेता कौन है, तो लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। 102वां प्रश्न है लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो 25 वर्ष है। अगला प्रश्न है 103वां प्रश्न है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन सी 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 104वां प्रश्न है संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है, तो वही उम्र है 25 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि 105वां प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं है इसका उत्तर। इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। 106वां प्रश्न है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो ऑप्शन बी 2026 तक यथावत रहेगा। 109वां प्रश्न है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, तो ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति के पास यह अधिकार दिया हुआ है। 110वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 330 में। 107वां प्रश्न है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना के आधार पर। अब आगे बढ़ते हैं और 108 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, तो ऑप्शन बी हिमाचल का जो है सबसे अधिक है। 111वां प्रश्न है 111वां प्रश्न की लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है 112वां प्रश्न है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। 113वां प्रश्न है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी वर्ष में कम से कम 2 बार। 117वां है 17वां की राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है, तो ऑप्शन बी उसकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। 114वां प्रश्न है 114वां प्रश्न कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश 80 भेजता है। उसके बाद 115वां प्रश्न की जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है, तो दूसरे पर बिहार और महाराष्ट्र हैं। अगला प्रश्न है 119वां प्रश्न की राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, ऑप्शन बी इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 120वां प्रश्न की राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी को नहीं, यह एक अस्थायी सदन है, इसे भंग ही नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 116वां प्रश्न है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो ऑप्शन बी 1952 में। 121वां प्रश्न की राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो ऑप्शन सी 12 सदस्य। अगला प्रश्न है 122वां प्रश्न है कि राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं यानी कि अध्यक्ष होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति,
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 127वां प्रश्न है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? यह संबंधित है ऑप्शन सी नीति या कार्यान्वयन से। 123वां प्रश्न है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, ऑप्शन सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। 124वां है कि लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? इनमें से कोई नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 128वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के प्रायोजित शक्ति से संबंधित है? तो ऑप्शन बी अधीनस्थ विधान पर समिति। 124वां प्रश्न है कि लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष ये तो बदलते रहते हैं। 125वां है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक अंतराल होना चाहिए, तो ऑप्शन बी 6 महीने कम से कम, अधिक से अधिक। 129वां प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी कौन सी पार्टी है? अभी तो यह राष्ट्रीय पार्टी है, उस समय क्षेत्रीय पार्टी थी। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 132वां प्रश्न की दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। 133वां कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, ऑप्शन सी 35वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को बनाया गया था 1974 में। 134वां प्रश्न है कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राज्यों के निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, तब बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य बनना संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 130वां प्रश्न कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। 135वां है कि संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष हैं, उस समय की बात है, तो M.A. वेंकटचलैया थे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च है? कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सबसे ऊपर है। 136वां है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ऑप्शन डी भारतीय संविधान के द्वारा। 141वां प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? यह दे सकता है राष्ट्रपति को। 137वां कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? ये जो है नहीं दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 138वां प्रश्न है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यह करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। 142वां है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 139वां प्रश्न कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन सी यह वृद्धि करने की शक्ति है संसद के पास में। 143वां प्रश्न कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? यह आधारित ऑप्शन ई भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 140वां प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो इसकी उम्र है 65 वर्ष। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित है। 144वां प्रश्न है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो यह राज्यपाल होता है राज्य का, और केंद्र में राष्ट्रपति होता है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 148 में है भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो ऑप्शन ए विधान पालिका परिषद। 149वां प्रश्न है 149वां प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो ऑप्शन डी उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं। 146वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, कौन कौन लोग सम्मिलित है? तो केवल 4, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, और जहां पर विधान परिषद नहीं है तो केवल राज्यपाल और विधानसभा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 150वां कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, ऑप्शन बी केंद्रीय संसद द्वारा ऐसा किया जा सकता है। 147वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया है। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पद में निहित है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 175(2) के द्वारा ऐसा वो किया है। अगला प्रश्न है 151वां प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो ऑप्शन डी केवल बिहार में जो है विधान परिषद है, इस ऑप्शन के अनुसार। अनुच्छेद
168 क के अनुसार वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषदें हैं। अतः भारत के 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। 156वां है कि बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार क्या है, तो स्वात्वाधिकार मुकदमा है, टाइटल सूट है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करते हैं, तो ऑप्शन ए 170। 157वां प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 324। 153वां प्रश्न है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए किसको, उपाध्यक्ष को। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। 158वां है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो ऑप्शन ए ये हो जाएगा 13। 155वां प्रश्न है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, तो ऑप्शन सी और डी दोनों सही है, गुवाहाटी और मुंबई, इसलिए इसका उत्तर जो है दोनों सही है। 159वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो ऑप्शन बी शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। 163वां है कि उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है, तो ऑप्शन है तेलुगु देशम पार्टी। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 164वां कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है, तो यह अधिकार है चुनाव आयोग को। 160वां है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 280 के अनुसार भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसका उत्तर जो है ऑप्शन डी है, यानी कि 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। सभी ऑप्शन सही है कि एक में है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, ये भी सही है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, 2 भी सही है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे, ऑप्शन 4 चारों सही है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि 161वां प्रश्न है कि भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, किससे रखता है, रखता है राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 162 नंबर का कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 ईस्वी को। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि 166वां की निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था, तो ऑप्शन डी 1987 में। 170वां है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी ग्रामीण खेल शामिल नहीं है, बाकी पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण यह जो है संविधान की 11वीं अनुसूची में है। अब अगला प्रश्न है 167वां की पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो ऑप्शन बी यह राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। 168वां की पंचायती राज विषय है, ऑप्शन सी राज्य सूची पर। 171वां है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था, तो ऑप्शन सी ग्राम पंचायत का। अगला प्रश्न पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो ऑप्शन डी 243 जी। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 172वां कि निम्नलिखित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, इसका उत्तर देखेंगे तो उत्तर वो है बी यानी कि अनुच्छेद 40 में। 177वां प्रश्न है कि सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत है, ऑप्शन ए स्थानीय जनता की। 173वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है, तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। 178वां प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, किसका करता है, ऑप्शन डी दिया हुआ है, यानी कि सभी हो जाएगा। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास। अगला प्रश्न है अब 174वां प्रश्न है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है, तो ऑप्शन डी इनमें से
सभी सही है। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गाँवों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। 179वां प्रश्न है कि पंचायत राज को डैश डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। ऑप्शन डी भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के तहत। अब है 180वां प्रश्न कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष था ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता। 175वां है कि पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं। ऑप्शन डी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 176वां प्रश्न है कि पंचायती राज का प्रधान का लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन सी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे बलवंत राय मेहता। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 182वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। 186वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो ऑप्शन डी सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। 187वां प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो यह है ऑप्शन बी राज्य सूची में। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया था। ऑप्शन डी राजस्थान में। 188वां है कि किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सभी हो जाएगा बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। 185वां प्रश्न है कि किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। अब अगला प्रश्न है 192 नंबर का प्रश्न है कि संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है किससे? तो पंचायती राज प्रणाली से। 193 नंबर का प्रश्न है कि भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन बी न्यायिक पुनरीक्षण। बाकी ये सभी आता है। भूमि सुधारों क्रियान्वयन है, निर्धनता निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 190 नंबर का प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो ऑप्शन डी 64वां संविधान संशोधन बिल से। 194 में है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ऑप्शन सी या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। 195 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। ऑप्शन बी 1951 ईस्वी में। 191 नंबर का प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन ए 73वां संशोधन। 196 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन को। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 197 नंबर का कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा काका साहेब कालेकर। आगे बढ़ते हैं और 200 नंबर का प्रश्न है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है यानी कि इसमें से कोई नहीं होगा। इसको आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि सबसे पहले इनको देखते हैं 198 नंबर का कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल के। वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी कि यूपीएससी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी को वरीयता क्रम में एक समान 9 को रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें तथा उसके बाहर 17वें क्रम पर रखा गया था। विकल्प ई सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि 199 नंबर का प्रश्न है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो ऑप्शन सी M3। 201वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? यह संबंधित है मुकदमे तथा कार्यवाही से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्यवाही से। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जो है अब इसके लिए नहीं है, अब आगे भूगोल है।